हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माय क्लासेस दक्षा क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहे, तो थोड़ा आपको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप के में भी आपसे क्वेश्चन पुटअप करे जा रहे हैं। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के सारे अगर आप जाएंगे तो अच्छे नंबर नहीं आ रहे। सब स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप ऑब्जेक्टिव मत पढ़िए, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ लीजिए। तो मैंने ये कुछ फैक्ट निकाले हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर उनका फैक्ट निकालें। जो आपका एजुकेशनल गाइडेंस काउंसलिंग एग्ज़ाम है कल, तो उसके लिए डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा आप अगर एक नज़र मार लोगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होएगा। तो देखते हैं, ये है परामर्श का अर्थ, मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। मीनिंग ऑफ काउंसलिंग में क्या लिखा हुआ है? वर्तमान समय में भौतिक संसाधनों की अवधि, आगमन के तीव्र साधनों एवं जनसंचार के साधनों, व्यापक प्रसार, टेलीविजन, कंप्यूटर आदि से मनुष्य की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं में व्यापक वृद्धि की है, जिसके फलस्वरूप उसके सोचने समझने के ढंग, कार्य प्रणाली, दिनचर्या, रहन सहन, खान पान आदि में परिवर्तन आया। मनुष्य स्वकेंद्रित हो गया है। तो इसमें क्या हो गया? मनुष्य स्वकेंद्रित हो गया। मैंने जो हाईलाइट किया हुआ वो पॉइंट आप ज़रूर देखिएगा। फिर है परामर्श शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतर है, जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने। जो लैटिन के कॉन्सलियम से बना है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है टू कंसल्ट, अर्थात सलाह देना, लेना या परामर्श देना। तो ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, F.B. रॉबिन्सन ने परामर्श के विषय में लिखा है कि परामर्श शब्द दो व्यक्तियों की स्थितियों के सभी प्रकारों का समावेश करता है, जिसमें एक व्यक्ति को उसके वातावरण और उसे स्वयं के अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से समझने हेतु सहायता दी जाती है। तो ये किसने दी है? F.B. रॉबिन्सन ने। नेक्स्ट है, क्रो एंड क्रो ने दिए। क्रो एंड क्रो ने क्या दिया है? परामर्श के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं, परामर्श सेवाओं का लक्ष्य सदैव एक शिशु, एक नवयुवक या एक वयस्क को अपने सामूहिक संबंधों में अधिक सूक्ष्म, आत्मव्यक्ति और अधिक रचनात्मक मूल्य प्राप्त करने में सहायता देना है। नेक्स्ट, परामर्श की विशेषताएं क्या क्या है? देखिए, नंबर 1 पॉइंट हाईलाइट किया मैंने, परामर्श एक अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है। तो आ सकता है परामर्श कौन सी है? तो ये क्या है? अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है। परामर्श समस्या केंद्रित है, व्यक्ति केंद्रित प्रक्रिया है। परामर्श सामूहिक प्रक्रिया न होकर व्यक्तिगत प्रक्रिया है। परामर्श में मात्र 2 व्यक्ति होते हैं, 2 से अधिक व्यक्ति के होने पर परामर्श नहीं रहता। 2 से अधिक होने पर परामर्श नहीं रहता। ठीक है। परामर्श निर्देशात्मक प्रक्रिया है। पूछ सकता है आपने परामर्श कौन सी प्रक्रिया है? तो निर्देशात्मक प्रक्रिया है। आप ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे भरोसे मत रहिए। आप जैसा कि पेपर ऐसे डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जा रहा है, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्टिव पे भी थोड़ा फोकस करिए। एक नज़र अगर आप इस वीडियो पे मार लोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। परामर्श के उद्देश्य, एम ऑफ काउंसलिंग, छात्र को आत्मज्ञान, नॉलेज ऑफ सेल्फ कराना, छात्र को आत्मनिर्देशन, सेल्फ गाइडेंस के लिए समर्थ बनाना, छात्र को आत्म स्वीकृति में सहायता देना, सेल्फ एक्सेप्टेंस, छात्र को उसकी समस्या के समाधान हेतु सहायता प्रदान करना। आप मत पढ़ो बहुत अच्छे से, लेकिन अगर एक नज़र भी मार लोगे तो आपके माइंड में रहेगा कि ये मैंने इसमें पढ़ा था। तो आप ऑब्जेक्टिव के साथ ये भी फैक्ट ज़रूर देखो बुक से। अगर आप अपने पास से निकाल सकते हो तो ज़रूर 50-50 फैक्ट निकालो हर चैप्टर से, और अपने आप भी रीड आउट कर सकते हो आप। नेक्स्ट है, छात्र को अपनी रुचियों, योग्यताओं एवं अवसरों में सम्यक अवगय में सहायता करना, छात्र को सामाजिक समायोजन में सहायता करना। तो ये सब थे आपके परामर्श के उद्देश्य। नेक्स्ट है, परामर्श की आवश्यकता, नीड ऑफ काउंसलिंग। सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में परामर्श की आवश्यकता होती है। अब संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकाकी परिवार अस्तित्व पा रहे हैं, जिसमें बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास कुंठित हो रहा है, पति पत्नी के संबंधों में तनाव आ रहे हैं, इन तलाकों में वृद्धि हो रही है। क्योंकि पहले संयुक्त परिवार होते थे, अब एकाकी, मतलब मियाँ बीवी बच्चे, बस एकाकी परिवार रह गया है। तो ये परामर्श की आवश्यकता है। और समाज, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, मनोरंजन हो गया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, शिक्षा, तो इन सब चीज़ों में परामर्श की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका, इसके अलावा आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, ई लर्निंग, ई पुस्तक एवं ई लाइब्रेरी के प्रयोग में शिक्षार्थी के मध्य गहरी खाई खोद रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने हाईलाइट किया परामर्श की प्रकृति, नेचर ऑफ काउंसलिंग। नेचर ऑफ काउंसलिंग में हाईलाइट किया हमने क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है नेचर ऑफ काउंसलिंग की। क्रो एंड क्रो ने लिखा है, निर्देशन एक सतत प्रक्रिया जो व्यक्ति के जीवन ढांचों के प्रत्येक पहलू को स्पर्श करती है। उसके बाद हमने परामर्श के स्कोप ऑफ काउंसलिंग देखा है। परामर्श एक, यह आ सकता है कि परामर्श कौन सी प्रक्रिया है परामर्श के क्षेत्र में? तो परामर्श एक बहुआयामी प्रक्रिया है।
परामर्श के क्षेत्र देख लीजिएगा आप कौन कौन से। शैक्षिक परामर्श, एजुकेशनल काउंसलिंग, व्यवसायिक परामर्श, वोकेशनल काउंसलिंग, व्यक्तिगत परामर्श, इंडिविजुअल काउंसलिंग, क्लिनिकल परामर्श, क्लिनिकल काउंसलिंग, मनोचिकित्सक परामर्श, साइकोथेरेपी काउंसलिंग, वैवाहिक परामर्श, मैरिज काउंसलिंग। तो ये से आपके परामर्श के क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका परामर्श के क्षेत्र में शैक्षिक परामर्श है, व्यवसायिक है, व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तित्व पर्सनालिटी परामर्श, इंडिविजुअल काउंसलिंग, पर्सनालिटी काउंसलिंग क्या है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति छात्र को प्रदत्त सहायता व्यक्तिगत परामर्श कहलाती है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति छात्र को या छात्र को प्रदत्त सहायता व्यक्तित्व परामर्श कहलाती है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है व्यक्तिगत परामर्श क्या कहलाता है, तो ये जो मैंने हाईलाइट किया ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है नैदानिक परामर्श भी पढ़ लीजिएगा। नैदानिक परामर्श से आ सकता है आपका क्लिनिकल काउंसलिंग। फिर है मनोचिकित्सक परामर्श। मनोचिकित्सक परामर्श में सामाजिक कुसमझों से को दूर करने में मनोचिकित्सक परामर्श विशेष उपयोगी है। तो आ सकता है मनोचिकित्सक परामर्श आपके में। 7 है वैवाहिक परामर्श, इसको भी देख लीजिएगा। परामर्श के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग में क्या है, आत्मज्ञान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मस्वीकृति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्मनिर्देशन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ गाइडेंस, व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, परस्पर सहयोग का सिद्धांत, सामाजिक संवेदन का सिद्धांत। तो आप जरूर इसमें एक नज़र जरूर मारिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आत्मनिर्देशन का सिद्धांत में देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें भी अपनी समस्याओं को समाधान खोजने में स्वयं समर्थ हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा परामर्श का सिद्धांत है जिसमें समस्याओं को खोजने में स्वयं समर्थ हो जाता है, तो आप क्या टिक करोगे, आत्मनिर्देशन का सिद्धांत वो सिद्धांत है। नेक्स्ट है व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत, परस्पर सहयोग का, सामाजिक संयोजन का सिद्धांत। अब आ जाते हैं परामर्श के कार्यों पे। फंक्शन ऑफ काउंसलिंग। फंक्शन ऑफ काउंसलिंग में परामर्श के मुख्य कार्य हैं। परामर्श छात्र को आत्मज्ञान कराता है, ये छात्र को आत्मनिर्देशन के लिए सक्षम बनाता है, ये छात्र को आत्मस्वीकृति में सहायता देता है, ये छात्र को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सहायता देता है, ये छात्र और शिक्षक के मध्य पारस्परिक समझ विकसित करता है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों का, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है परामर्श प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन से हैं। उद्देश्य का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ एम, परामर्श प्रार्थी काउंसलिंग, परामर्शदाता काउंसलर। परामर्श प्रार्थी क्या होती है, जिसे काउंसलिंग करानी होती है। परामर्शदाता जो काउंसलर होता है, जो काउंसलिंग देता है। नेक्स्ट है आपका रेखाचित परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। तो इसमें परामर्श प्रार्थी देते हैं। काउंसलिंग क्या होता है, परामर्श प्रार्थी के लिए कहीं कहीं क्लाइंट पद का भी प्रयोग किया था, क्योंकि वो काउंसलर क्या होता है, क्लाइंट होता है। इस पर काउंसलिंग और क्लाइंट एक ही अर्थ है। परामर्श चाहने वाले को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है परामर्श चाहने के कारण। कॉसेस क्या होते हैं, काउंसलिंग क्यों कराता है इंसान, कारण क्या होते हैं। छवि सेल्फ इमेज के लिए, सामाजिक सोशल इमेज के लिए, प्रेरणा का लैक ऑफ मोटिवेशन, जागरूकता की लैक ऑफ अवेयरनेस। तो ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कॉसेज ऑफ काउंसलिंग क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे दें, इसमें एक गलत होएगा, तो यहाँ हम देख लीजिएगा। नेक्स्ट है परामर्श प्रार्थी के पूर्ण विकास के स्तर, स्टेजेस ऑफ फुल ग्रोथ। नेक्स्ट है परामर्श के पूर्ण विकास में के स्तर, स्टेज ऑफ फुल ग्रोथ ऑफ काउंसलिंग। एफ.पी. रॉबिन्सन ने कहा है परामर्श प्रार्थी के पूर्ण विकास में निम्नलिखित स्तरों का उल्लेख किया गया है। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, चतुर्थ स्तर, पंचम स्तर। तो 5 स्तर हैं, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट में आते हैं परामर्श के प्रकार। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में लेके आई हूँ आपके लिए। परामर्श के प्रमुख प्रकार क्या है, निर्देशात्मक, डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इलेक्टिव काउंसलिंग, निर्देशक परामर्श, अनिर्देशक परामर्श, सर्वग्राही परामर्श। आपको ऐसे भी आ सकता है कि परामर्श के प्रकार कौन कौन से, ये 3 आपको दे दिया और एक अलग दे दिया, तो आपको ये पता होगा तो आप अच्छे से आंसर टिक करोगे। नेक्स्ट है निर्देशात्मक, डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है। डायरेक्टिव काउंसलिंग परामर्शदाता केंद्रित परामर्श, निर्देशक परामर्श, परामर्शदाता केंद्रित परामर्श। इसके प्रमुख समर्थक मिनेसोटा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के प्रोफेसर E.G. विलियम्स थे। नेक्स्ट है, इसलिए हमें आदेशात्मक परामर्श भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, निर्देशक परामर्श को क्या कहते हैं, आदेशक परामर्श।
पर्सपेक्टिव काउंसलिंग भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, निर्देशक परामर्श को और किस नाम से जानते हैं, तो आदेशात्मक परामर्श के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका ये निर्देशक परामर्श की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। ये परामर्शदाता केंद्रित परामर्श है। इसमें परामर्शदाता अधिक सक्रिय रहता है। इसमें साक्षात्कार के समय परामर्शदाता नेतृत्व ग्रहण करता है। इसमें वातावरण नियंत्रित रहता है। इसमें समस्या को अधिक महत्व दिया जाता है। निर्देशक परामर्श की मूल धारणा, बेसिक एजम्पशन और डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है। निर्देशक परामर्श एक बौद्धिक प्रक्रिया है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिक एजम्पशन और डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है, तो निर्देशक परामर्श एक बौद्धिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है निर्देशक परामर्श प्रक्रिया के पद क्या होते हैं, स्टेप कौन से होते हैं। छात्र को किसी समस्या के समाधान हेतु निर्देशक परामर्श की प्रक्रिया निम्नलिखित पदों का अनुसरण किया जाता है। तो आपको पद पूछ सकते हैं, ये दे दिया आपको 3 ऑप्शन सही और चौथा गलत, तो आप देख लीजिएगा। विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, फलानुमान, उपचार, अनुवर्तन। तो ये आपके 6 हैं निर्देशन प्रक्रिया के पद, स्टेप्स। ये देखिए ये पद बने हुए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निर्देशक परामर्श के लाभ क्या होते हैं, एडवांटेज ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। निर्देशक परामर्श में समस्या पर अधिक बल दिया जाता है, व्यक्ति पर नहीं। निर्देशक परामर्श पूछ सकते हैं, निर्देशक परामर्श में किस पे बल अधिक दिया जाता है, तो व्यक्ति पर नहीं दिया जाता, समस्या पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के संवेगात्मक पहलू को अपेक्षा बौद्धिक पहलू पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें परामर्श प्रार्थी को बौद्धिक समस्याओं के समाधान में सहायता की जाती है, न कि संवेदनात्मक समस्याओं के समाधान में। निर्देशक परामर्श समय की दृष्टि है, मितव्ययी परामर्श है। मैं चाहती तो इसके नोट्स भी बना के आपको अलग से ये जो हाईलाइट किया लिख सकती थी, लेकिन मैंने आपको बुक से इसलिए पढ़ाया है क्योंकि मैंने बुक से हाईलाइट किया था, तो आपको भी पता चलेगा कि ये बुक से कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, अनिर्देशात्मक परामर्श। अनिर्देशात्मक परामर्श प्रार्थी केंद्रीय परामर्श है। ये आ सकता है कि जैसे अनिर्देशक परामर्श केंद्रीय परामर्श है, ये लाइन आपको आ सकती है। कार्ल और रोजर्स ने क्या बोला, ये भी पूछ सकते हैं कथन किसका है। कार्लस रोजर का अनिर्देशात्मक परामर्श के प्रतिपादक हैं। उन्होंने इस परामर्श का उपयोग शैक्षिक, व्यावसायिक और मैरिटल आदि से संबंधित समस्याओं के समाधान में किया था। नेक्स्ट है आपका, इसलिए इस परामर्श को अनुज्ञात्मक परामर्श भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है अनिर्देशात्मक नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को और किस नाम से जानते हैं, तो अनुज्ञात्मक परसेसिव काउंसलिंग भी कहा जाता है इसे। फिर है अनुदेशक परामर्श, विश्वास पर आधारित परामर्श है। इसमें छात्र क्लाइंट अपनी स्वयं की समस्याओं को हल कर सकता है यदि प्रदत्त सहायता उसके व्यक्तिगत संसाधनों को उपयोग कर रही हो। फिर है क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन देख लीजिएगा आप। अनिर्देशात्मक अथवा छात्र क्लाइंट केंद्रित उपागम विशेषकर उन व्यक्तिगत परामर्श स्थितियों पर प्रयुक्त होता है जिसका उद्देश्य अपनी निजी समस्या सुलझाने के लिए एक व्यक्ति को सहायता देना है। फिर देखिएगा कैरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसमें परामर्श प्रार्थी केंद्रीय परामर्श है। इसमें परामर्श प्रार्थी अधिक सक्रिय रहता है। इसमें परामर्श प्रार्थी को परामर्शदाता के समक्ष अपनी भावनाएं व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसमें व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। ये संवेदनशील समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावपूर्ण परामर्श है। फिर यह डिफरेंस जरूर देखिएगा, इसमें से कुछ आ सकता है। फिर है सर्वग्राही परामर्श। एक्लेटिक काउंसलिंग क्या होती है, तो निर्देशीय अनिर्देशीय परामर्श के चरम विचार बिंदुओं को स्वीकार न करने वाले परामर्शदाता द्वारा इसका विकास किया गया था। नेक्स्ट है आपका काउंसलिंग और गाइडेंस और काउंसलिंग। ये जब बुक का नाम ही आपका गाइडेंस काउंसलिंग है तो आपको इससे रिलेटेड ज़रूर प्रश्न आएंगे, तो ये आप देख लीजिएगा पूरा। निर्देशन व्यक्ति में सामूहिक दोनों रूप में दिया जाता है। परामर्श व्यक्ति केंद्रित है अथवा परामर्श एक छात्र व्यक्ति को दिया जाता है। निर्देशन अति व्यापक है और परामर्श निर्देशन का एक अंग है। निर्देशन व्यक्ति को शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं से संबंधित है, जबकि परामर्श व्यक्ति को व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित है। तो ये पूरा आप देखिएगा, एक बार रीड करिएगा इसको। नेक्स्ट है निर्देशन परामर्श की प्रविधियाँ, टेक्निक ऑफ गाइडेंस काउंसलिंग। तो इसमें देखते हैं निर्देशन की प्रविधियाँ कौन सी। आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि टेक्निक और गाइडेंस कौन कौन सी है, तो साक्षात्कार प्रविधि, इंटरव्यू टेक्निक, व्यक्तिगत अध्ययन प्रविधि। थर्ड है आपकी व्यक्ति इतिहास प्रविधि, योग्यता परीक्षण प्रविधि, उपलब्धि परीक्षण प्रविधि। ओके। फिर है इंटरव्यू टेक्निक। जो आपकी इंटरव्यू टेक्निक है उसके अंदर देखते हैं
निर्देशन का तथ्यों के संकलन में साक्षर प्रविधि का प्रयोग व्यापक रूप से होता है। ये डेफिनेशन देखें, जॉन डब्ल्यू वेट की कथन दे देते हैं, पूछते हैं कथन किसका है, तो जॉन डब्ल्यू वेट का है। साक्षर के विषय में लिखा है इन्होंने, साक्षर का एक मौखिक प्रश्नावली है, उत्तर को लिखे बिना विषय एवं साक्षात्कार देने वाले आमने सामने अत्यंता से वांछित सूचना मौखिक रूप से देता है। फिर इस प्रकार साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साक्षात्कार कैसी प्रश्नावली है, तो कैसी प्रश्नावली है, मौखिक प्रश्नावली। आई होप तो आपको इससे जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। फिर है साक्षात्कार की विशेषता, कैरेक्टर्स ऑफ इंटरव्यू क्या है, ये मौखिक प्रश्नावली। देखिए फिर से आया ये कौन सी प्रश्नावली है, मौखिक प्रश्नावली है। नेक्स्ट है, इसमें बच्चों और अशिक्षितों, भाषा ज्ञान न रखने वालों से भी तथ्य सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। साक्षात्कार के टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में क्या क्या आएगा, प्रयोजन पर आधारित साक्षात्कार, इंटरव्यू बेस्ड ऑन पर्पस के अंदर क्या आएगा, निदात्मक साक्षात्कार, उपचार साक्षात्कार, शोध साक्षात्कार। निदात्मक साक्षात्कार क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निदात्मक साक्षात्कार क्या होता है, इसका प्रयोग सामाजिक समस्याओं के कारणों को खोजने में होता है। नेक्स्ट है अंतःक्रिया पर आधारित साक्षात्कार। अंतःक्रिया पर आधारित साक्षात्कार के अंदर क्या क्या आता है, अनिर्देशित साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार, पुनरावर्तक साक्षात्कार। तो अनिर्देशित साक्षात्कार में अगर पूछ लिया जाए तो इसमें पूर्व निर्धारित प्रश्नों का प्रयोग नहीं होता, ना ही प्रश्नों के उत्तरों में किसी प्रकार का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है आपका पुनरावर्तक साक्षात्कार। पुनरावर्तक साक्षात्कार में इस प्रकार के साक्षात्कार आयोजन बार बार करने से ही पुनरावर्तक साक्षात्कार कहा जाता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार विशेष को निर्धारित करने वाले प्रगतिशील कार्यों का अध्ययन करने के लिए इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आता है पुनरावर्तक साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार का आयोजन बार बार करने से ही इन्हें पुनरावर्तक साक्षात्कार कहा जाता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार विशेष को निर्धारित करने वाले प्रगतिशील कार्यों का अध्ययन करने के लिए इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका साक्षात्कार की संख्या पर आधारित साक्षात्कार। इसमें दो होते हैं, इंडिविजुअल इंटरव्यू और ग्रुप इंटरव्यू। फिर है संरचना पर आधारित साक्षात्कार, इंटरव्यू बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इसमें दो आते हैं, स्ट्रक्चर इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। फिर आता है आपका स्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या क्या आता है, इसमें साक्षात्कार आमने करने से पूर्व साक्षात्कार अनुसूची के प्रश्नों को सुनिश्चित रचना कर ली जाती है। इसे मानकीकृत एवं नियंत्रित साक्षात्कार भी कहा जाता है। आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू को और किस नाम से जानते हैं, तो स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू और कंट्रोल इंटरव्यू भी कहा जाता है। नेक्स्ट है असंरचित इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है, इसमें साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से पूछे जाने वाले प्रश्न उसका स्वरूप एवं उसका क्रम एवं पूर्ण निर्धारित नहीं होता, ना ही कोई समय सीमा निर्धारित होती है। इसमें अमापनीकृत साक्षात्कार, अंडरस्टैंडिंग इंटरव्यू और नियंत्रित साक्षात्कार भी कहा जाता है। अगर आप ये वीडियो पसंद करोगे तो मैं पेपर फर्स्ट की भी ऐसे वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कराऊंगी। नेक्स्ट है पारस्परिक परिचय। साक्षात्कार को पूर्व उत्तरदाता से पारस्परिक परिचय कराना होता है, जिसमें आत्मीयता स्थापित होती है। फिर है अनुक्रियाओं का अवलोकन। साक्षात्कार का समापन। साक्षात्कार प्रविधि के गुण कौन कौन से हैं, इसमें बाह्य एवं आंतरिक मनोभाव का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक, पारिवारिक, यौन संबंधी समस्याओं को दूर करने इसका प्रयोग व्यापकता से किया जाता है। फिर है डिमेरिट क्या होती है इंटरव्यू टेक्निक की, इसमें इसके लिए कुशल साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। डिमेरिट क्या होती है, इसमें कुशल साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति अध्ययन प्रविधि। दूसरी प्रविधि कौन सी है, व्यक्ति केस स्टडी टेक्निक। निर्देशन में व्यक्ति विशेष के संबंध में गहर जानकारी प्राप्त करने में व्यक्ति अध्ययन प्रविधि का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। ये व्यक्ति विशेष के अतीत, वर्तमान और भविष्य की सूचनाओं संबंधित इसके होता है। और फिर है गंभीर रूप से कुछ समायोजित छात्र के केस में व्यक्ति अध्ययन के अंतर्गत असंचयी अभिलेख कार्ड का प्रयोग किया जाता है। फिर है टेक्सलर ने क्या दिया है तो एक कथन पूछ सकता है, टेक्सलर ने व्यक्ति अध्ययन का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया कि व्यक्ति अध्ययन व्यक्ति को अच्छा समायोजन बनाने के प्रयोजन के लिए संचालित व्यक्ति को विस्तृत अध्ययन है। फिर आपका आ जाता है ये व्यक्ति अध्ययन प्रविधि के गुण। मेरिट ऑफ केस स्टडी टेक्निक। ये प्रविधि अत्यंत मितव्ययी प्रविधि है, क्योंकि इसमें समय और श्रम कम व्यय होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये कौन सी प्रविधि अत्यंत मितव्ययी है, तो कौन सी है, मेरिट ऑफ केस स्टडी टेक्निक। नेक्स्ट है व्यक्ति इतिहास प्रविधि।
केस हिस्ट्री टेक्निक। केस हिस्ट्री टेक्निक क्या होती है, मीनिंग क्या होती है? जब तक आपको मीनिंग नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चन को टिक नहीं कर पाओगे। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी मीनिंग है और 4 आपको ऑप्शन दे दिया जाएंगे, जब तक आपने ये रीड आउट नहीं किया होगा तो आपको जब मीनिंग ही नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चन को बस तुक्का लगा पाओगे, सही से क्वेश्चन 100% श्योर नहीं कर पाओगे। तो इसको इसलिए ज़रूरी है देखना। निर्देशन में व्यक्ति इतिहास प्रविधि का प्रयोग विलक्षण समस्यात्मक बालकों के अध्ययन एवं उनके उपचारात्मक शिक्षण एवं संवर्धन हेतु किया जाता है, जैसे अपराधी, मानसिक रोगी, झगड़ाल, प्रतिभाशाली, समाज विरोधी कार्य करने वाला, समस्यात्मक बालक आदि। व्यक्ति की विलक्षणता का कारक उसका भौतिक, पारिवारिक या सामाजिक वातावरण हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ फैक्ट कलेक्शन के क्या है? व्यक्ति का नाम एवं पता, व्यक्ति की वर्तमान समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी विवरण, विकासात्मक परीक्षा, शैक्षिक विकास संबंधी विवरण, पारिवारिक विवरण, व्यावसायिक विवरण, वैवाहिक विवरण, शील गुणों का विकास। फिर है व्यक्ति इतिहास प्रविधि के गुण क्या क्या है? तो ये प्रविधि मंदबुद्धि, पिछड़े एवं समस्यात्मक बालकों को समस्याओं के अध्ययन में विशेष सहायक है। इसमें विभिन्न स्रोतों से तथ्यों सूचनाओं के संकलन से प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय है। ये निर्देशन एवं परामर्श की दृष्टि से श्रेष्ठतम प्रविधि है। ये विधि मितव्ययी नहीं है। और दोष क्या क्या है? विधि मितव्ययी नहीं है क्योंकि इसमें समय और शक्ति अधिक व्यय होती है। फिर नेक्स्ट है योग्यता परीक्षण प्रविधि, एबिलिटी टेस्टिंग टेक्निक, क्योंकि इसमें छात्रों की योग्यताओं का परीक्षण किया जाता है। तत्पश्चात वांछित क्षेत्र में प्रगति का निर्देशन दिया जाता है ताकि वे उस क्षेत्र में सम्यक प्रगति कर सकें।